all of you students. This is the topic integrity constraint, the relevance to the BSc third year computer science paper second unit 3B. This integrity constraint again one more time we are here to discuss about these things. Mute your mic. Liladhar, mute your mic. Yes, sir. The definitions we have seen in last class. Integrity constraints are a set of rules. It is used to maintain the quality of information. ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम मेंटेन करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में रहता है उन सभी चीज़ों की क्वालिटी मेंटेन की जाती है. कैसे वो आगे देखेंगे. ये रहा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. इंश्योर क्या करता है कि जो डेटा इंसर्शन किया जा रहा है, अपडेशन किया जा रहा है और कोई भी ऑपरेशन जो कि परफॉर्म किया जाना है वो ऐसा परफॉर्म हो कि डेटा इंटीग्रिटी का जो रूल्स है वो अफेक्ट ना करें. ठीक है. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इसलिए लगाई जाती है कि डेटा इंसर्शन करोगे, अपडेशंस करोगे या कोई और अदर प्रोसेस परफॉर्म करोगे तो वो इस रूल को वायलेट ना करे जो हमने शर्तें लगाकर रखी है. ये कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक गार्ड के समान काम करता है जो डेटाबेस के किसी प्रकार के डैमेज होने को रोकता है. कि हो सकता है इन फ्यूचर जब आप डेटा मेंटेन करें और किसी वैल्यूज़ को हम डुप्लीकेट करके रखें, जैसा कंस्ट्रेंट में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं शर्तों में कि डेटा रिपीट ना हो, डुप्लीकेट ना हो, कोई डेटा नल ना हो. तो कोई डेटा नल ना हो, डुप्लीकेट ना हो, रिप्लिकेट ना हो, डेटा जो तैयार किया जा रहा है वो सीक्वेंस में हो, ऑर्डर में हो, एक ही टाइप के बंचेस के अनुसार डेटा हो, जिससे कि यदि मान लो कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट ना लगाएं और हमने कोई रोल नंबर परफॉर्म करना चाहा और हमें पता चला कि दो लोगों के रोल नंबर सेम है तो वहाँ पे डेटाबेस का एक्सटेंडेड डैमेज हो सकता है कि आपका ऑपरेशन परफॉर्म ना करे या एक से ज़्यादा परफॉर्म करे. हो सकता है कि किसी के पास डेटा ऐसा हो जिसमें कि रोल नंबर ब्लैंक हो, तो रोल नंबर ब्लैंक होगा तो ब्लैंक होने की स्थिति में आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे, एक्सेस कैसे करोगे. इस प्रकार का कुछ एक्सीडेंटल डैमेज ना हो डेटाबेस के साथ, वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी इसलिए यूज़ किया जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं. फिर मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. Basically we are having 4 types of integrity constraint. First one is domain constraint, second one is entity integrity constraint, third one is a referential integrity constraint, and last one is a key constraint. So we will discuss this different types of integrity constraint in detail in next slide. Domain constraint. जब हम domain constraint की बात करते हैं, when we are thinking about the domain constraint, then we get the domain constraint can be defined as a definition of valid set of value for an attributes. जैसा मैं कह चुका हूँ attributes जो होगा वो किसी भी टेबल्स के या किसी के बारे में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसके प्रॉपर्टीज़ को बताएगा. जैसे उसका रोल नंबर्स क्या है, उसका नाम क्या है, वो कौन से क्लास में है, उसका परसेंट क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, जिससे कि आप उसको अलग से पहचान पाओ. तो डोमेन कंस्ट्रेंट ये कहता है कि जब आप एट्रीब्यूट सेट करते हो, जब आप सेट ऑफ वैल्यूज यूज़ करते हो तो सभी वैल्यूज जो हो वेल डिफाइंड होना चाहिए और एक ही डेफिनेशन में होना चाहिए. जैसे कि यदि वैल्यूज़ कहा जा रहा है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, इंटीजर जैसा है, तो सबके सब वैल्यू उस डोमेन में कैसे होने चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए. द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन. जितने भी वैल्यू है वो पर्टिकुलर एक टाइप से हमारे एक पैरामीटर जो हमारे पास बना हुआ है डोमेन उस परिक्षेत्र में ही होना चाहिए. जैसे एग्जांपल
एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये रहा आईडी, ये नेम, ये सेमेस्टर और ये एज। तो यहाँ पे देखो ये इन्फॉर्मेशन एक पैरामीटर में है, ये इन्फॉर्मेशन भी एक ही टाइप के हैं, ये भी एक ही जैसे हैं। ये जो लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी का एज ABCD नहीं हो सकता, अंकों में दिखाना है, तो हमने अंकों में दिखाने की कोशिश की, तो ये शो कर रहा है कि नॉट अलाउड बिकॉज एज इज़ एन इंटीजर एट्रीब्यूट। तो ऐसी शर्तें लागू होनी चाहिए कि भाई जब आपने यहाँ पे एज 17 डाला है तो सबके सब अंकों में ही डालिए। हालांकि एज को हम 17 करके हम वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार के ज़्यादा कंट्रीब्यूट एम्बिग्यूट क्यों कर रहे हो इन्फॉर्मेशंस को। तो आप शर्तों के निहित रहते हुए, उन शर्तों को फॉलो करते हुए एक शर्त ऐसा बनाइए कि आपके सभी डेटा एक ही जैसे डोमेन में रहे। तो जैसा ये कह रहा हूँ कि डोमेन में रहे, तो जब हम डिसाइड करते हैं कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी नंबर, कॉलम नेम के बाद टाइप, तो जब टाइप डिसाइड करते हैं तो उसी टाइप में ही क्लियर हो जाता है वो कि आपको उस टाइप में अगर एज आपने नंबर रखा है तो आप नंबर ही एंटर कर सकते हो। दूसरी वैल्यू एंटर करने जाओगे तो वहाँ पे वो एरर डिस्प्ले करेगा। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। सीधी बात है, जब भी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात होगी तो वहाँ बिल्कुल माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनेगा कि ये बात किसके बारे में हो रही है, प्राइमरी की के बारे में, कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं रखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं और जो क्लास में आज आए हैं या क्लास में बाद में ज्वाइन किए हैं वो देखिए, प्राइमरी की वो वैल्यू होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रो में के रिकॉर्ड्स को या किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को। यदि हम उसको नल वैल्यू अगर डिज़ाइन कर दें तो हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये रहा ऐसा आपके स्क्रीन पर एग्जांपल। एग्जांपल जो दिखाई दे रहा है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और हमने रखा हुआ है सैलरी, और हमने एम्प्लॉय आईडी का जो हमारे पास ये जो दिख रहा है आपको एम्प्लॉय आईडी, इसको हमने माना है प्राइमरी की कि ये यूनिक है, प्राइमरी की है, और इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है इन रिकॉर्ड्स को। चूँकि यहाँ पे एक ब्लैंक हो गया है तो कैसे पता करोगे ब्लैंक किसका है। यहाँ पे सिंगल ब्लैंक है तो क्लियर हो गया कि आप कहोगे कि भाई जिसका एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक है उसका नाम, उसका सैलरी लेके आओ। लेकिन यदि एक से ज़्यादा ब्लैंक है तब कैसे करोगे। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहेगा कि आप जब भी किसी कॉलम को प्राइमरी की डिसाइड करोगे तो उसको साफ साफ आप प्रदर्शित करके रखो कि उसको आप नल वैल्यू नहीं लोगे। ये रहा ओरेकल का कमांड, एसक्यूएल कमांड। कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमने आईडी लिया इंट और नॉट नल, आईडी लिया और हमने डिसाइड किया इंटीजर टाइप का। हम इसको नंबर भी ले सकते थे, हमने यहाँ पे इंटीजर लिया और उसको बताया कि हम इसको नॉट नल करेंगे। तो ये कैसे मेंशन होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, मेंशन द कॉलम नेम एज आईडी, specify the type and mention the keyword not null. By using this keyword not null, the value is an id is not null, comma, last name, varchar, either you can make varchar2, length of the name is also not null, first name, varchar, length, and you mention here comma, age, int or number, whichever you want to take as a type, it is up to you. And after comma we are mention one keyword, primary key, bracket id. It means that in this table we are going to make a primary key as a id column, and id column is a not null. It means that this rule is follow the entity integrity constraint। वहाँ ये कहा जा रहा है कि जब हमने पर्सन नाम का टेबल बनाया, हमने यहाँ पे आईडी नाम का कॉलम लिया, लास्ट नेम का कॉलम लिया, फर्स्ट नेम का कॉलम लिया, एज का कॉलम लिया, हमने इसको इंट लिया। जैसा भी टाइप डिसाइड करते हैं वो क्लियर है। मेन डिफरेंस आप डिस्कस करेंगे जैसे नॉट नल। तो जब भी ऐसा आप लोगे यहाँ पे कॉलम का नाम, कॉलम का टाइप,
और उसके बाद आप डिसाइड करोगे नॉट नल। तो उस वैल्यू नॉट, तो जब भी आप उसको स्पेस देना चाहोगे या ब्लैंक वैल्यू देना चाहोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वहाँ पे एरर फॉल्ट करेगा। वहाँ पे वो एरर फॉल्ट करेगा। और जब प्राइमरी की देना था उसको, तो हम उसको प्राइमरी की यहाँ पे हमने यूज़ किया प्राइमरी की, ब्रैकेट स्टार्ट किया और उस कॉलम का नाम दे दिया जिसको कि हमको प्राइमरी की लेना है, और ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर करोगे, वन रो क्रिएटेड। ठीक है, वन रो क्रिएटेड। नेक्स्ट वन, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। जब भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट की बात होगी तो हमेशा डिस्कस होगा दो टेबल के बीच में, क्योंकि रेफरेंस जब भी कहा जाए तो वहाँ पे दो लोगों का जिक्र होता है, दो लोगों के बारे में बात होता है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन द टू टेबल, एट लीस्ट टू टेबल। तो यदि जब आप यूज़ करोगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट तो ये कहा जाएगा कि फॉरेन की जो होगा टेबल 1 में, जो कि प्राइमरी की है टेबल 2 का, तो वो भी एवरी वैल्यू ऑफ फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल एंड बी अवेलेबल इन टेबल 2। ये रहा आपके पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ये देखिए कि ये रहा हमारे पास टेबल 1, जहाँ हमने एम्प्लॉय नेम लिया 1 2 3 4, हमने एक लिया नेम, हमने यूज़ किया एज, और ये रहा हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर। अब ये डिपार्टमेंट नंबर जो है, वो क्या है हमारे पास, एक फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि ये वाला टेबल जो दिख रहा है, ये वाला कॉलम, ये सेकंड टेबल में प्राइमरी की है। ठीक है, तो कहने का आशय यह हो रहा है कि जब आप फॉरेन की यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 11, 24 और 13 के 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि नॉट अलाउड एज डी नंबर 18 इज नॉट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की में जो डिफाइंड होगा वैल्यू वही यहाँ पे मेंशन करोगे आप, ये कहता है। या जो रूल्स फॉरेन की का आप यहाँ पे जो यूज़ प्राइमरी की का आप यहाँ पे यूज़ करोगे वही प्राइमरी की का यूज़ यहाँ पे करोगे। ये होगा आपका रेफरेंशियल। रेफरेंशियल में इसलिए कहा जाता है कि आप यहाँ पे कहोगे कि फॉरेन की जो है यहाँ वैल्यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है। अब आप मान लो इस टेबल को कंसिडर करके चलो, तो आपको 18 के लिए यहाँ भी वैल्यू होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप इसको फॉरेन की डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा थॉट ये है कि जब भी ऐसी बात होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, तो आप ये कहोगे कि जो हमारे पास फॉरेन की है, फॉरेन की वैल्यू और प्राइमरी की वैल्यू मैच करेगी। प्राइमरी की कौन सा? सेकेंड टेबल का प्राइमरी की, जबकि हमारे पहले टेबल पे फॉरेन की बन रहा हो, तो जो शर्त वो प्राइमरी की वहाँ फॉलो करेगा और यहाँ फॉलो करेगा, दोनों के जब आप मैच करोगे, प्राइमरी की टेबल नंबर 2 और फॉरेन की टेबल नंबर 1, तो दोनों को मैच करने से आपको वैल्यू क्या मिलेगी? नल। नल मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो तो दोनों में अंतर है। ये मैच 0, ये मैच 0, ये मैच 0 और ये मैच 1। मैच 0 का मतलब वहाँ कोई अंतर नहीं, मैच 1 का मतलब कुछ अंतर है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में ये वाली वैल्यूज़ भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको फॉरेन की माना है। फॉरेन की मानने का अर्थ यह निकलता है कि जब आप यहाँ से इसको पूछेंगे कि 18 आप अपने लोकेशन दीजिए, आप कहोगे कि जॉन नाम के व्यक्ति का मुझे लोकेशन चाहिए, तो दोनों टेबल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये डिपार्टमेंट नंबर। दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन तो कहीं नहीं मिल रहा है, लोकेशन हमको मिल रहा है टेबल नंबर 2 में। तो टेबल नंबर 2 के लोकेशंस को कैसे जोड़ोगे? तो वो कहेगा कि मुझे जॉन जो है
उसका लोकेशन चाहिए। लोकेशन निकालने के लिए साफ साफ क्लियर होगा कि जॉन का डिपार्टमेंट नंबर, लोकेशन क्या है भाई, तो लोकेशंस को कौन खींच के लाएगा, डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर कहाँ है, यहाँ है, तो इसका डिपार्टमेंट टेबल 1 का डिपार्टमेंट नंबर 18 बराबर डिपार्टमेंट टेबल 2 का डिपार्टमेंट नंबर, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ भी ये वैल्यू यहाँ भी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की है, वो वैल्यू प्राइमरी की में भी मिलना चाहिए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये कहता है कि दोनों के दोनों वैल्यूज़ की समानता अगर की जाए तो आपको नल मिलेगा। कहने का आशय यह है कि दोनों में अंतर नहीं होगा, और जो रूल फॉरेन की में, जो प्राइमरी की के लिए टेबल नंबर 2 में जो रूल लगा रहे हो वही फॉरेन की के लिए भी लगाया जाए। दोनों के समान ना होने की स्थिति में आप डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की नहीं कह सकते। क्यों? तो फॉरेन की से अर्थात यह कहा कि आप टेबल नंबर 2 के हर वैल्यू को लाने में सक्षम हैं, लेकिन इस एग्जांपल में देखिए कि आप सभी वैल्यू को लाने में सक्षम नहीं हैं। तो या तो आप डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की ना बनाइए, या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉलो करते हुए जो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यूज है यहाँ पे, उसको वहाँ पर भी रखिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल देखिए कैसे सेट किया जाता है। ये एग्जाम्पल जो जब अगले क्लासेस में जब हम टेबल की ज्वाइनिंग देखेंगे, जब दो टेबल के बीच में हम डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पे अंतर देखेंगे क्या है इसमें। एक सेंटेक्स देख लेते हैं कैसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट में कॉलम नेम टाइप नॉट नल डिसाइड किया, अगले कॉलम का नाम, उस कॉलम का टाइप, उस कॉलम का यहाँ पे हमने नॉट नल किया। ये हमने एक और कॉलम लिया पर्सन आईडी, इसको भी इंटीजर लिया, और हमने प्राइमरी की सेट किया, प्राइमरी की ब्रैकेट में ऑर्डर आईडी। अब ये ऑर्डर आईडी जो है ये हमारा प्राइमरी की हो गया है। और एक हम फॉरेन की सेट कर रहे हैं, फॉरेन की पर्सन आईडी को। तो देखिए कैसे सेट किया जाता है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम का नाम, कॉलम का टाइप और कीवर्ड्स नॉट नल, ताकि इसमें कोई भी वैल्यू नल प्रेजेंट ना हो। ऑर्डर नंबर इंट नॉट नल, पर्सन आईडी, इसमें भी हम नॉट नल लगा सकते थे। प्राइमरी की हमने बनाया ऑर्डर आईडी को, और फॉरेन की बनाया पर्सन आईडी को। तो कॉमा प्राइमरी की ब्रैकेट स्टार्ट ऑर्डर आईडी ब्रैकेट क्लोज, कॉमा फॉरेन की पर्सन आईडी, और उसको हमने रेफरेंस किया किससे, पर्सन नाम का टेबल जिसमें पर्सन आईडी है। तो ये पर्सन आईडी और ये पर्सन आईडी की वैल्यू चूँकि रेफरेंस ले रहे हो तो दोनों वैल्यू समान रहेगी। ये आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहता है। ये रहा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, टाइप नॉट नल कीवर्ड। ये रहा आपके पास अगला कॉलम का नाम, उसका टाइप नॉट नल कीवर्ड, पर्सन आईडी नेम ऑफ इन कॉलम, टाइप, एंड वी मेंशन द प्राइमरी की एज ऑर्डर आईडी। सो हमारे पास तरीका है कैसे प्राइमरी की बनाते हैं, कॉमा प्राइमरी की कीवर्ड ब्रैकेट उस कॉलम का नाम जिसको प्राइमरी की बनाना है, कॉमा फॉरेन की बनाना है तो फॉरेन की कीवर्ड ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम, इस टेबल में जो है उस जो पहला उसमें है उसका नाम, और उसको रेफरेंस कर देंगे किससे, रेफरेंस लगा के पर्सन नाम का टेबल जिसमें कि पर्सन आईडी नाम का कॉलम है। तो पर्सन आईडी नाम का कॉलम पर्सन का, और पर्सन आईडी नाम का कॉलम ऑर्डर का, दोनों रेफरेंस में होंगे। का मतलब ये है कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉलो करेगा, वहाँ वो प्राइमरी की का रूल फॉलो करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी वो नॉट नल होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, यहाँ भी नॉट नल होगा, प्राइमरी होगा। तो इन दोनों रूल्स को ये फॉलो करेंगे। ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है। ये पीपीटी मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ पे शेयर कर दूँगा। की कंस्टेंट, की आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन द इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। ओके, की जो है वो सुपर की, मिनिमल सुपर की, फॉरेन की या फिर प्राइमरी की, वो सभी के सभी कॉमनली क्या है, की।
उनका यूज़ केवल होता है कि आप उसके अंदर से डेटा बेस के अंदर से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करके बाहर लाइए बस। तो वो क्या होना चाहिए कि एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल की बट आउट ऑफ विच वन की विल बी प्राइमरी की तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से कोई यदि किसी को प्राइमरी की बना रहे हो तो साफ साफ वो कैसा होना चाहिए, नॉट नल तो होना चाहिए, नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट नल होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ क्या होना चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए। जैसे ये देखिए, एक एग्जांपल आपके पास है, आईडी में 2 रोल नंबर एक जैसे हैं समझो। अगर आप इसको प्राइमरी की बनाएंगे और आप कहेंगे कि 1002 की वैल्यू लेके आइए, तो ये कंफ्यूज होगा कौन सा लेके आना, क्योंकि उसको 2 जगह मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि जब आप इसको प्राइमरी की बना रहे हैं, तो जब एंटिटी कंस्ट्रेंट का रूल फॉलो कर रहे हो कि नॉट नल होना चाहिए, तो की कंस्ट्रेंट कहेगा कि नॉट नल तो करिए, कोई इशू नहीं है, आप उसको डुप्लीकेट मत करिए, मतलब उसको आप यूनिक रखिए। तो उसका तरीका क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम टाइप, और ये हो गया नॉट नल और ये हो गया यूनिक, नॉट नल और यूनिक, कॉमा बाकी जो आपके पास एज इट इज़ है वो, और एज के बाद कॉमा दीजिए यहाँ पे, और चूंकि अगर इसको प्राइमरी की बनाना है तो एज इंट के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद प्राइमरी की ब्रैकेट में आईडी। ठीक है, बात यहाँ तक है कि हमने एंटिटी कंस्ट्रेंट देखा इसमें। अब हम एक बार छोटा सा काम करते हैं कि इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू एक हम कंसीडर कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास ओरेकल की स्क्रीन, यहाँ पे अब हम तैयार करते हैं, फॉलो करते हैं।